वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समाज शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है द्वितीय सेमेस्टर में, उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। तो आपको सेकंड सेमेस्टर में जब आप पहुँचते हैं, समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में आपको जानना होता है। यानी कि इंडियन सोसाइटी में किस मतलब इंडियन सोसाइटी की संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी में जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैसे हैं, और इंडियन सोसाइटी के जो संरचना और संगठन है उनमें परिवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। यानी ओवरऑल बोले तो भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन ये आपके पेपर का नाम है। यहीं से बहुत ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं इन्हीं टॉपिक से। ठीक है, तो ये पेपर का नाम है, यानी इसी इतने से ही समाजशास्त्र में आपके प्रश्न आएंगे। तो आज का जो वीडियो है ये 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांट करके आपके समक्ष रखेंगे और आप बड़े ही बारीकी के साथ उनको अध्ययन करेंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक निवेदन यही है कि आप सभी लोग ये प्रण कर लीजिए कि इस वीडियो को आप में से मतलब हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं, आप में से 10-10 व्यक्तियों को, एक एक व्यक्ति को 10-10 व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर करना है और 10-10 व्यक्तियों से इस चैनल को यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और शेयर करना सभी दोस्तों के पास अपने। ठीक है, कम से कम 10 दोस्त आप अपने जो है उनके करीबी जो दोस्त हैं उनके पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ये आपका खुद का चैनल है और आपके बताए गए कमेंट्स के द्वारा ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा बिल्कुल आपको वीडियोज़ देनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, वो सब ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर मैं ले रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए अब हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है किससे, यानी किसने दी है संस्कृतिकरण की अवधारणा? संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है एम.एन. श्रीनिवास से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण जानते हैं क्या होता है? कल्चरलाइजेशन इसको बोलते हैं। संस्कृतिकरण में देखें दो जातियां होती हैं, एक होती प्रभु जाति और एक होती है मतलब कि प्रभु जातियों में खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। और जो बाकी जातियां, प्रभु जाति मतलब कि जो उच्च जातियां हैं, वो जब उन्हीं उच्च जातियों का जो रहन सहन है, पहनावा ओढ़ावा है, क्रियाकलाप जो उच्च जाति लोग अपनाते हैं, तमाम प्रकार के कर्म या बोलने की जो शैली होती है जो उच्च वर्ग के अपनाते हैं लोग, उच्च जाति के लोग, जब उसी क्रियाकलाप को, उसी रहन सहन के तौर तरीकों को, पहनावे ओढ़ावे को जब कोई निम्न जाति के लोग जो है अपनाने लगते हैं, तो यही प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। एम.एन. श्रीनिवास बताते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु जाति की अवधारणा किससे संबंधित है या प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है, तो भी आप बताओगे किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। ये प्रश्न 2023 की परीक्षा में, 2022 की परीक्षा में, दोनों में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप रट डालिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में हरदम आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर R.A. मुखर्जी ने ग्रामीण समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? आर ए मुखर्जी की अगर बात करें तो R.A. मुखर्जी ने मतलब प्रोफेसर A. मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने ग्रामीण समाज के 6 वर्गों के बारे में बताया कि ग्रामीण में 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है भैया? तो त्रिस्तरीय है। कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर की है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर काम करती है। पहला स्तर जो होता है वो सबसे छोटा, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान होते हैं। क्षेत्र स्तर पर बात करें या मंडल स्तर जिसको बोलते हैं, मंडल स्तर को ही ब्लॉक स्तर बोलते हैं, उसमें ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यानी क्षेत्र पंचायत का चुनाव जो होता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और अगला होता है आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत में आप देखते हैं जिला पंचायत एक चुनाव होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं, ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख होते हैं। बीडीसी वगैरह का जो चुनाव होता है, बीडीसी क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, तो अपने अपने एरिया से लोग जीतते हैं, उसके बाद में फिर वो एक ब्लॉक प्रमुख नियुक्त करते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ये होगा। जिला पंचायत में क्या होता है? जिला पंचायत बहुत सारे लोग लड़ते हैं और उसके बाद में हर एक क्षेत्र के लोग होते हैं, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं किसको? जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनको, मतलब कि वोट देते हैं। दो लोग खड़े होंगे, 3 लोग खड़े होंगे तो उन्हीं को वोट देंगे। मतलब ये सब पहले से, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें तो आपस में सभी लोग कर लेते हैं ऐसे। ठीक है,
कि आप ये देखेंगे, आप विधायक की देखेंगे, आप ये जिला पंचायती का, मतलब ऐसे सब बांट वाट लेते हैं। अगर दो पक्ष हैं तो आपस में फिर चुनाव होता है और सदस्य, मतलब जो जिला पंचायत सदस्य लोग होते हैं आपस में वोट देते रहते हैं। तो त्रिस्तरीय है ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कई बार। बताएं। इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है किसने? यस्सी दुबे ने। यस्सी दुबे का पूरा नाम है श्याम चरण दुबे। क्या नाम है? श्यामा चरण दुबे या श्याम चरण दुबे इनका पूरा नाम है। 1922 में इनका जन्म होता है एस सी दुबे का। भारतीय समाजशास्त्री हैं। 1996 में इनकी मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके। इंडियन विलेज पुस्तक किन्होंने लिखी है? एस सी दुबे ने। ठीक है। एम एन श्रीनिवास भी भारतीय समाजशास्त्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की दोनों की अवधारणा दी है एम एन श्रीनिवास ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पंचायती राज का निम्नतम स्तर है? निम्नतम स्तर कौन सा है? निम्नतम स्तर की बात कर रहा है। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत है वो पंचायती राज का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन निम्नतम स्तर की बात कर रहा है। पंचायती राज का निम्नतम स्तर कौन सा है? देखिए, ग्राम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत जो है ये निम्नतम स्तर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ए ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक को लिखा है एस सी दुबे ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। देखिए, 1949 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक है रॉबर्ट, मतलब कि आर के मर्टन की या रॉबर्ट मर्टन की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लगभग 20 भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक का लगभग 20 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, ये बात ध्यान रखें, बड़ी फेमस पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता है? बताएं, कौन सा वर्ग जो है गांव में नहीं पाया जाता है? श्रमिक वर्ग गांव में पाया जाता है, कृषक वर्ग भी गांव में पाया जाता है, और भूस्वामी वर्ग भी गांव में पाया जाता है। तो ये गांव के तीनों वर्ग होते हैं, जबकि मध्य वर्ग जो है गांव में ऐसा कोई वर्ग नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया? यानी कि तंजौर जिले में जो श्रीपुरम नाम का गांव है, इसका अध्ययन किसने किया था? ठीक है, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। तो आंद्रे बिताई ने करा था। किसने करा था? आंद्रे बिताई ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गाँव में प्रमुखता कितने वर्ग पाए जाते हैं? बताइएगा, गाँव में प्रमुखता कितने वर्ग पाए जाते हैं भैया? तो गाँव में प्रमुखता 3 वर्ग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नगरीय संस्कृति में सामान्य आपराधिक व्यवहारों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले निम्न वर्ग के एक भाग को कहा जाता है? तो उस भाग को बोलते हैं पदभ्रष्ट वर्ग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग हर एक प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं बार बार बताता हूं, तो आप उन सभी प्रश्नों को याद भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, जो कि आपको जानने चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे मैं और प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए प्रश्न आपके, अच्छा, एक पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, पुस्तक किसने लिखी है? माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक पैरेटो ने लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। मानव समाज पुस्तक किंग्सले डेविस ने लिखी है। एक पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक को लिखा इमाइल दुर्खीम ने। ओके, तो ये सब पुस्तक बड़ी फेमस है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक पुस्तक है, चार्ल्स कूले ने लिखी है। एक पुस्तक है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, इसको लिखा है रूथ बेंडिक्ट ने। तो ये सब पुस्तकें बड़ी फेमस हैं, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था। द सोशल सिस्टम पुस्तक जो टालकट पार्सन्स ने लिखी है, ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में आपके। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुन लिए होंगे, तो आप वीडियो को दोबारा 3 बार अगर देख लेंगे, 2-3 बार, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे किंग्सले डेविस ने लिखा उसको। सोशल इकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? राधा कमल मुखर्जी ने लिखी है। तो ये कई पुस्तकें हैं ऐसी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे।
प्रश्न है समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किस समाजशास्त्री ने प्रदान किया। तो समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप जो प्रदान किया इनमें से अगर बात करें तो इमाइल दुर्खीम ने प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र की किस प्रकार की प्रकृति है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है भैया। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ये एक पद्धतिक है। पद्धतिक मतलब कि मेथड पर आधारित है। अगला क्वेश्चन से, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्टे को कहा जाता है, क्योंकि अगस्त काम्टे ने ही 1838 में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द से जो है नवाजा। उससे पहले क्या कहते थे, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो ये प्रश्न आ गया है। 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले काम्ट ने इसे क्या कहा था, या इससे पहले समाजशास्त्र को क्या कहा जाता था। तो उससे पहले सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था इसको, समाजशास्त्र को। और 1838 में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कह करके पुकारा किसने, अगस्त काम्ट ने। इसीलिए अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो सोशियोलॉजी शब्द है ये लैटिन भाषा से सोशियस बना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, हेरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। हेरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं, सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं हेरी जॉनसन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। स्वरूपात्मक जो एक प्रकार से विचारधारा है उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है जॉर्ज सीमेल का। किसका नाम जुड़ा है भैया, जॉर्ज सीमेल का नाम जुड़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह परिभाषा किससे संबंधित है, दुर्खीम, स्पेंसर, कांट या मैक्स वेबर, बताएं। प्रश्न बड़ा अच्छा है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह परिभाषा संबंधित है अगस्त काम्ट से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण जो प्रस्तुत किया इनमें से जॉर्ज सीमेल ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, होमो हायरार्किकस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। होमो हायरार्किकस इस पुस्तक को लिखा है लुई डुइमा ने, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1966 में, 1966 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। रूरल लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है, बर्गले ने। किसने लिखा, बर्गले ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कई बार, बताएं। तो जीएस घुरिये ने अपनाया भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को। किसने अपनाया, जीएस घुरिये ने अपनाया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, इनमें से बताएं। भारत की राष्ट्रभाषा, अच्छा ये प्रश्न पूछा था कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले किस विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। तो बम्बई विश्वविद्यालय शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1914 में शुरू हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बम्बई विश्वविद्यालय में पृथक विभाग की स्थापना कब की गई, 1919 में करी गई, ओके। और लखनऊ विश्वविद्यालय में पूछा था कि समाजशास्त्र का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ है 1921 से, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, किसने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी अपनी पुस्तक का नाम रखा स्पेंसर ने सबसे पहले, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा वैसे तो कोई नहीं है, भारत की राजभाषा है, लेकिन अगर राष्ट्रभाषा पूछता है तो आप हिंदी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया और हिंदी को सही भी माना गया है। अगला प्रश्न है, प्राकार्यवाद के समर्थकों में कौन नहीं है। प्राकार्यवाद के समर्थकों में मूर, डेविस, पार्सन्स का नाम आता है, घुरिये का नाम नहीं आता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डोंगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की में बोली जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है, पृथक्करण या आत्मसातीकरण या आत्मसात, बताएं। तो सामाजिक स्तरीकरण एकीकरण की प्रक्रिया है आत्मसात। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में। किसने करी थी, 1828 में करी थी किसने, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैथिली भाषा किस राज्य की भाषा है? मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब बिहार की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की जन धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जन्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति कास्टा शब्द से हुई। कास्टा मतलब कि CASTA, कास्टा शब्द से हुई है। कास्टा शब्द किस भाषा का है? तो ये शब्द है भैया पुर्तगाली भाषा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कास्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कास्ट शब्द का मतलब वैसे तो प्रजाति होता है, लेकिन नस्ल और जन्म भी कास्ट शब्द का मतलब होता है, जाति से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऊपर तो सभी दिया है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बन सकता है परीक्षा में। प्रश्न है, भारतीय साहित्य में जाति शब्द का प्रयोग मिलता है उत्तर वैदिक कालीन। बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल से ही भारतीय साहित्य में जाति शब्द का उल्लेख मिल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्राटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, समाज में एक स्तर फिक्स होता है कि भाई कौन ऊंचा होगा कौन नीच होगा, मतलब कि स्तर सबका होता है अपना अपना, तो वही स्तरीकरण वो फिट किया जाता है। ठीक है, यानी किस आधार पर? तो बताएं, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था? फटाफट से आप बताएंगे। तो प्राचीन काल में भारतीय समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण के रूप थे वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। ब्राह्मण व सिमुखामासीद बाहुराजान्य करता उर्तदस्त वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो थे चार वर्ग वर्ग मतलब कि चार वर्ण थे प्राचीन भारत में, और उसी आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पहले हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? शुरुआत में कर्म था, फिर जन्म हुआ गया। अच्छा, जाति व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म। ठीक है, जाति व्यवस्था का आधार पूछे तो जन्म, और वर्ण व्यवस्था का आधार था क्या? कर्म। ये बात ध्यान रखिएगा, तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और भी प्रश्नों को मैं बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी बार कई मॉडल पेपर आपको देने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के लिए। लिखित मॉडल पेपर भी मैं दूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की अब की बार डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, और ऑब्जेक्टिव अब की बार बहुत सारे विश्वविद्यालय करवाने वाले पेपर, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी से आपकी तैयारी इसलिए मैंने प्रारंभ करवा दी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपको बहुत दिक्कत होती थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी बार जो है आपको 4-5 मॉडल पेपर लगभग दे दूंगा एक सब्जेक्ट के, ताकि आप जो है अगर उतने ही मॉडल पेपर को देख लें तो आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? बताएं, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं भाषा में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का जो सुझाव है ये AR देसाई का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग के निर्धारण में आधार माना। काका कालेलकर आयोग की अगर बात करें तो ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है, और अगर इसकी बात करें तो 29 जनवरी 1953 में ये आयोग जो है प्रकाश में आया। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग के निर्धारण में जाति को जो है आधार माना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पिछड़ापन निम्नांकित में से किसका लक्षण है? पिछड़ापन किसका लक्षण है भैया? पिछड़ापन जाति का लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? मैंने आपको बताया था 29 जनवरी 1953 को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर स्वयं थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसी को कहा जाता है, काका कालेलकर आयोग को। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मंडल आयोग ने पिछड़ापन या पिछड़ेपन का आधार क्या माना? मंडल आयोग जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। 1979 में ये आयोग बना था। ठीक है, जनता दल की सरकार थी उस समय, जनता पार्टी की, उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों एक प्रकार से आधार बनाए गए पिछड़ेपन के। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया 1935 में सबसे पहले, और उससे पहले क्या कहते थे उसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए दलित वर्ग कहा जाता था। उससे पहले अनुसूचित जाति के स्थान पर दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1935 के बाद में दलित वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ओके, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में अन्नपूर्णा योजना कब से प्रारंभ हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारत में अन्नपूर्णा योजना जो प्रारंभ हुई है ये 2000 ईस्वी से प्रारंभ हुई, 2001 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जातिवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता, ये तीनों आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न है द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है के बी कृष्णा ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये पिछली बार 2023 की परीक्षा में पूछे गए हैं कई विश्वविद्यालयों में प्रश्न। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मैंने शुरुआत में आपको बताई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बहुत ही जबरदस्त है त्रिपिटक। अच्छा, एक पुस्तक है द पीपुल ऑफ इंडिया, किसने लिखी है? द पीपुल ऑफ इंडिया लिखी है रिजले ने। किसने लिखी है? रिजले महोदय ने लिखी है उस पुस्तक को, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म का? तो त्रिपिटक जो है इसको त्रिरत्न भी कहा जाता है बौद्ध धर्म में। त्रिरत्न इसलिए चूंकि 3 पिटक इसमें शामिल है, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारी। बौद्ध धर्म की 3 पिटारियां कौन कौन सी हैं? पहला आपका है अभिधम्म पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है सुत्त पिटक। ये 3 पिटक मिलकर के जो है त्रिपिटक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। बौद्ध धर्म में इनको त्रिपिटक को 3 रत्न कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामान्य धर्म के मनु ने कितने लक्षण बताए हैं? मनु की अगर बात करें तो मनु कितने होते हैं? कुल मिलाकर के जो है 14 मनु होते हैं, जिनमें से अब वर्तमान में कौन से मनु चल रहे हैं? 7वें मनु है वर्तमान में। वर्तमान मनु का क्या नाम है? वर्तमान में मनु का नाम है जो है कौन से मनु है? ठीक है, कौन से मनु वर्तमान में है भैया? इस समय कौन से मनु प्रथम मनु कौन थे? प्रथम मनु थे स्वयंभू। मैंने क्लास दी अभी। प्रथम मनु थे स्वयंभू। और आपके मनु कौन है? वर्तमान मनु कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आप जब कभी पूजा करते तो उसमें एक जो है जब संकल्प लिया जाता तो उसमें बोला जाता है कि जो है फलाने मनवंतरी, बताएं, मतलब एक नाम बोला जाता है। आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे वो कौन सा नाम है। इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है, बताएंगे? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु इस समय चल रहे हैं। कौन से? वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनवंतरे। ठीक है, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है इस समय। समान धर्म के मनु ने कितने लक्षण बताए हैं? तो समान धर्म के मनु ने 10 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण भैया? 10 लक्षण। कौन कौन से 10 लक्षण है? पहला लक्षण है ब्रह्मचर्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है तप, चौथा है दान, पांचवा है आपका संयम, छठा है क्षमा, सातवां है शौच, आठवां है अहिंसा, नौवां है शांति और 10वां है आस्तेय। ठीक है, ये 10 जो है लक्षण बताए हैं सामान्य धर्म के। यानी सामान्य धर्म जो होगा उसमें 10 लक्षण जरूर दिखेंगे। ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति और आस्तेय। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक व्यक्ति अगर कमाने लगा तो सभी व्यक्ति जो है थोड़ा सा वो ढील पड़ जाते, थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। संयुक्त परिवार की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार का या किस प्रकार की होती है? संयुक्त परिवार की प्रकृति समाजवादी प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ भैया? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पारित हुआ 1956 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? संयुक्त परिवार में किसका अभाव होता है? कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। संयुक्त परिवार में स्त्री की दशा का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महोबा, ये बताएं पुस्तक किसने लिखी है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महोबा, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है आरपी देसाई ने। आईपी देसाई ने। किसने लिखा है? आईपी देसाई। आईपी देसाई का पूरा नाम है ईश्वरी लाल पराग जी देसाई।
1964 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है आपका काम, ठीक है, तीसरा कौन सा है? काम। और चौथा है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मोक्ष, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की पूर्ति अगर आपने कर ली तो मोक्ष आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष का मतलब है कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में प्रमुख संस्कार कितने बताए गए हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 प्रकार के संस्कारों की बात करी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने करी है, ये बात ध्यान रखेंगे। महाभारत की रचना व्यास जी ने करी है, ठीक है, और ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के पैगंबर थे। बौद्ध धर्म के प्रणेता कौन है? गौतम बुद्ध हैं। सिख धर्म के प्रणेता गुरु गोबिंद सिंह, ठी- ठी- गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह उनके 10वें गुरु थे। अच्छा, द गोल्डन बो एक पुस्तक है, किसने लिखी है? फ्रेजर ने लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का है। ओके, हिंदुओं मतलब में धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्मकांड, क्लियर, ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, किसका कथन है? एडवर्ड टाइलर ने कहा था कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। आगे और भी प्रश्नों को मैं बताऊंगा, विस्तार चर्चा करूंगा इन सभी प्रश्नों पर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, धर्म का आत्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? टाइलर से संबंधित है। मातृ स्वतंत्रक परिवार की अवधारणा किसने दी है? बिफ्राल्ट ने दी है। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजूमदार एवं मैदान ने कहा, ठीक है। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजूमदार और मदान ने कहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों के बारे में, ठीक है। मैं चर्चा करता रहूंगा आए हुए समय, मतलब कि आने वाले समय में मैं बहुत सारे मॉडल पेपर आपको देने वाला हूं, एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट की वीडियोज़ आप देखना प्रारंभ कर दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। चलें, एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आगे देखेंगे, जननांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? मैं तीव्र गति चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपका समय भी नहीं ले रहा हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत ब्रिलियंट आप होते हैं कि उनका 1 मिनट समय भी अगर मैं ले लेता हूँ पढ़ाते वक्त तो कहते हैं कि सर जी आप बहुत समय लगाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि समय ही नहीं लगाएंगे ज़्यादा। जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें समय ले लूँगा आपसे, लेकिन जब मॉडल पेपर दूंगा तो मैं उसमें समय नहीं लेता हूँ, इसीलिए चूंकि आप लोग कमेंट करते हैं, आप एग्जाम टाइम में आप इन वीडियोज़ को बहुत देखते हो, तो इसीलिए एग्जाम टाइम के लिए मैं अभी से प्रिपेयरिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप 4-5 मॉडल पेपर हमारे देख लें और निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका छूट जाएगा तो आप कमेंट कर देना करके, उस दिन मैं वीडियो को एक प्रकार, आप क्या बताऊं आपसे, चैलेंज तो यहाँ पर करना उचित नहीं होगा। आप कभी अगर सामने आ जाए या आप में से मैं अगर आपको ऑफलाइन कभी पढ़ाया होता तो आप फिर आकर के मुझसे मिलते और कहते गुरुजी जितना आपने बताया था सब कुछ आ गया और कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेम वैसे आपको पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। और आप विश्वास, आपके जो क्या बोलते हैं उनको, सीनियर्स लोग जो हैं पढ़ करके बहुत पास हुए हैं और उनके कमेंट्स आप लोग देख सकते हो वीडियोस के बीच में, और आप जानते होंगे कि भाई अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँगा नकारात्मक कमेंट आएंगे, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा सकारात्मक कमेंट आएंगे। आपके कमेंट ही हमको मोटिवेट और डिमोटिवेट करते हैं, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए कमेंट जब भी करें तो आप हमारी सारी वीडियोस को या अधिकतर वीडियोस को देख करके तब करें कि जो है फिर बाद में ये ना हो कि आप कमेंट करके एक आध वीडियो को देख करके आप कमेंट कर दे कि सर जी जो है इसमें से केवल 60% आया, बाकी के 40% कहाँ से फंसे। तो ऐसे अगर आपको देखना है तो मेरे सारी वीडियोस आपको 3-4 वीडियो देखने पड़ेंगे लगभग, ठीक है। चले, हालांकि इस पर चर्चा अभी नहीं करते हैं। जननांकी का पिता कहा जाता है माल्थस को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2011 में मृत्यु दर कितनी थी? 2011 में मृत्यु दर थी 7.1 या 7.2 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक इनमें से कौन से नहीं है? तो डेविस जो हैं ये अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक नहीं, बाकी एडवर्ड, रॉबिन्सन और डाल्टन ये सब हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2015 में आई थी, उसके अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान होगा भारत का, भारत में प्रथम स्थान होगा भारत का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम स्थान हो भी चुका भारत का। अगला प्रश्न है, एन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये एक पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। किसने लिखा है? माल्थस ने लिखा है। माल्थस का पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार
कितनी महिलाएं हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं जो हैं उनकी संख्या 58.74 करोड़ के आसपास है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 2001 से लेकर के 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 17.7 के आसपास रही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति और लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित उसको नहीं किया जा सकता? जाति, धर्म और प्रजाति और लिंग के आधार पर, कि आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप इस प्रजाति के हो, आप इस प्रजाति के हो, आप इस धर्म के हो, आप उस जाति के हो, इस आधार पर किसी का भेदभाव या किसी को वोट डालने का अधिकार उससे नहीं छीन सकते आप। ये बात अनुच्छेद 325 में लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए ये अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न बताएं, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है पैरेटो ने। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दें। ओके, देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ये प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मूक नायक क्या है? मूक नायक जानते हैं क्या है? मूक जो है क्या है? मूक नायक जो है एक पत्रिका है, नायक कर ले। मूक नायक एक पत्रिका है, किसकी है? बी आर अम्बेडकर की है। 1920 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, लेखक के इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया है? लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? मतलब क्या है बेरोजगारी का मुख्य कारण? है अशिक्षा, जाति प्रथा और जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से जाति हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? एम एन श्रीनिवास से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस की, मतलब आश्रम की स्थापना करी थी। स्वामी विवेकानंद ने, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। प्रश्न अगला आ गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय ने करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए सबसे पहले 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी राजा राम मोहन राय ने। बाद में 1828 ईस्वी का समय था, 1828 में यही आत्मीय सभा ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपसे पूछे आत्मीय सभा तो 1815 में, और 1828 में ब्रह्म समाज में वही आत्मीय सभा कन्वर्ट हो जाती है। और दोनों के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं राजा राम मोहन राय, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने करी है? गोविंद दानाडे ने करी है। ओके, ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात, सर्वोदय शब्द किसकी देन है? गांधी जी की देन है सर्वोदय शब्द। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए पश्चिमीकरण का कारण, मतलब बताएं पश्चिमीकरण का क्या कारण है? पश्चिमीकरण का कारण है रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविजन, यही सब लोग देखते हैं और पश्चिम जगत में क्या हो रहा है इस चीज़ को जानते हैं और उसके बाद में यहाँ पर उसका अनुकूलन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना आधुनिकीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विवाह से संबंधित नियम है, इनमें से बताएं विवाह से संबंधित नियम कौन से हैं? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, ये सभी होते हैं। देखिए अंतर्विवाह मतलब होता है अपनी जाति में ही विवाह करना, बहिर्विवाह मतलब अपनी जाति से बाहर विवाह करना। ठीक है, इसके अलावा अनुलोम विवाह का मतलब होता है, जैसे कि अनुलोम विवाह का मतलब समझते हैं, एक होता है अनुलोम विवाह और एक होता है प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह मतलब होता है कि ऐसा विवाह जो कि समाज मान्यता जिसको देता हो, समाज मान्यता, जैसे कि कोई अगर ब्राह्मण की लड़की है और कोई वैश्य का लड़का है या शूद्र का लड़का है या क्षत्रिय का लड़का है, अगर ब्राह्मण की लड़की से शादी कर लेता है तो वो प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी वो रिश्ता मान्य नहीं होता है। यानी जब कोई उच्च वर्ण का लड़का हो और निम्न वर्ण की लड़की हो
तो उसका विवाह अनुलोम में आ जाएगा। लेकिन अगर निम्न वर्ण का लड़का है और उच्च वर्ण की लड़की है तो विवाह प्रतिलोम माना जाएगा, मान्य नहीं माना जाएगा। ये एक प्रकार से वो प्रतिलोम विवाह होगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि चूंकि कहा जाता है कि लड़कियों की या स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती, जैसे आप देखते हैं आजकल भारतीय समाज में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं, अब आप देखिए चाहे बड़े बड़े लोगों को आप देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को आप देखें, तो अनुष्का शर्मा की अगर बात की तो अनुष्का कोहली हो जाएंगी। अब ऐसे ही आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनके पीछे क्या लग जाएगा, उनका सरनेम तक चेंज हो जाता है लड़कियों का। तो ऐसे इसीलिए बोलते हैं लड़कियों की कोई जाति नहीं होती। तो इसलिए बोलते हैं चूंकि अनुलोम विवाह क्या होता है, अगर कोई ब्राह्मण लड़का है, कोई क्षत्रिय की लड़की है, कोई वैश्य की लड़की है, कोई शूद्र की लड़की है, अगर ब्राह्मण से शादी कर लेती है तो वो भी ब्राह्मण हो जाती है। ठीक है? और ये विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन होता नहीं जल्दी, अनुलोम विवाह हो जाएगा ये। लेकिन प्रतिलोम विवाह क्या होगा, जब कोई मतलब मान लेते कोई शूद्र का लड़का है और किसी क्षत्रिय के लड़की से शादी कर ले, या किसी वैश्य के लड़की से शादी कर ले, किसी क्षत्रिय के लड़की मतलब किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ले, तो वो प्रतिलोम विवाह होगा, समाज की दृष्टि से मान्य नहीं होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो विवाह संबंधित नियम ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम समाज में विवाहों के प्रकार है। मुस्लिम समाज में विवाह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुस्लिम समाज में? मुस्लिम समाज में या मुस्लिम समाज में आप देखते हैं पहला विवाह जो होता है वो होता है सहीह, दूसरा विवाह का नाम है बातिल, ठीक है, तीसरे विवाह का नाम है फासिद, और चौथा विवाह होता है मुताह। तो इस तरीके से मुता या मुताह विवाह होते हैं। तो 4 प्रकार के या 4 तरीके से विवाह उसमें किया जाता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्यावसायिक सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादित किसने किया? नस्फील्ड ने व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जाति व्यवस्था को स्तरीकरण की बंद व्यवस्था कौन मानते हैं? मैकाइबर मानते हैं। ऐसे ही और प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न आपसे ये पूछा गया था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ये बताएं प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का सभापति कौन था? तो काका कालेलकर थे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे और भी तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक को किसने लिखा है? अगस्त कॉम्टे ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समाजशास्त्र को इंग्लिश पिता कहते हैं। समाजशास्त्र का इंग्लिश पिता किसको कहते हैं? तो ये समाजशास्त्र का इंग्लिश पिता काम्ट को ही कहते हैं, अगस्त काम्ट को ही। कहीं कहीं पर आपको हर्बर्ट स्पेंसर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है सामाजिक आदर्श नियम है। सामाजिक आदर्श नियम क्या है? आदेश, सदाचार या कानून? तीनों होते हैं सामाजिक आदर्श नियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण, यहाँ पर जयंती कर लें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1 अप्रैल 2000 या 1999 में प्रारंभ की गई। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई थी? अंत्योदय योजना 25 दिसंबर को आरंभ की गई थी 2000 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ से आरंभ की गई थी? राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। विशेष विवाह अधिनियम जो पारित हुआ है ये कब पारित हुआ है? 9 अक्टूबर, संसद से 9 अक्टूबर 1954 को पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 8 मार्च 1992 में। देखिए 1992 में मनाया गया है, हर मतलब 1992 हर साल मनाया जाता है वैसे तो। पहले तो बहुत पहले मना दिया गया 1911 में, कहीं के प्रभाव मिलता है। ये शुरुआत का नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया। अब देखिए वैसे तो किस दिन मनाया गया, 8 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 18 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च को नहीं मनाया जाता। तो ये 3 वैसे आपके गलत हो गए, 8 मार्च ही सही होगा इसका। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे समान वेतन अधिनियम आयोग किस वर्ष पारित किया गया? समान वेतन आयोग अधिनियम जो पारित किया गया है 11 फरवरी 1976 को संसद से पारित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आरंभ हुई? बताएं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आरंभ हुआ? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो आरंभ हुआ है ये ये आरंभ हुआ 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ हुआ। अच्छा, इस मिशन में होता क्या है
इस मिशन में ये होता है कि जो 15 साल से लेकर के जो 35 वर्ष के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको साक्षर बनाना, उनको पढ़ाई मतलब उनको पढ़ाना। एक प्रकार से ये मिशन रखा गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का 1988 में ये आया था। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, जान लिया। ओके, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैंने चर्चा करा। लगभग 40 मिनट में मैंने सारे सब प्रश्नों को समझा दिया आपको। ठीक है, अब इसी वीडियो को मैं चाहता तो 1 घंटे का बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपका समय मुझे नष्ट नहीं करना, इसलिए मैंने तीव्र गति से आपको हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, आपकी समझ में सारी चीज़ें आएंगी। और क्या और किस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए, कमेंट करके बताएं। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूंगा। आप किस विश्वविद्यालय से हैं ये भी कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि मैं आपको आपके जो लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ करने का प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।